So we are going to revise chapter 11, work and energy class. We have studied about work, we have studied about energy, and the last topic was पावर। तो अभी तक आपने मोशन पढ़ा था, मोशन किस वजह से होता है, तो आपने फोर्सेस पढ़े, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। फिर आपने डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन पढ़ा, ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटी की वजह से किस तरीके से मोशन होता है। एंड नाउ इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको कितनी एनर्जी मिल रही है एंड वो कितना वर्क कर रही है, एंड अगर वो कितनी कितना वर्क कितने टाइम में कर रही है तो उसके अंदर कितना पावर है। सो यू हैव स्टडीड दिस मच इन फिजिक्स पार्ट, आपने इतना फिजिक्स पार्ट में पढ़ लिया है क्लास 9th में। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज वर्क। कैन एनीबॉडी टेल मी दैट व्हाट इज वर्क? यस साइंस की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ है? Raise your hand, answer. ठीक है, this is the correct way. Yes, last boy. Force should be act on the object and object should be displaced from it. Ma'am, Okay. we would only say when the work is done when the body is displaced by applying force into it. Okay. So अगर ये उस फोर्स की बात हो रही है जब फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा कि वर्क जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू हाउ मच फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कि बॉडी पे आपने कितना फोर्स लगाया, यू कैन सी कि आपने बॉडी में फोर्स लगाया तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई है, इट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ वर्क हुआ है। देन वी से इन साइंस और इन फिजिक्स लैंग्वेज दैट वर्क इज डन व्हेन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क डन का? ये सामने लिखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। क्लियर? ये क्या है? दिस इज व्हाट वर्क डन। इसको आपने पढ़ा दैट व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू W इक्वल्स टू Fs। आप आज घर जाओगे, यू विल डू वन थिंग, जस्ट टेक आउट वन A4 शीट। आपके पास अगर A4 शीट या प्लेन पेपर हो, उसके ऊपर आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेडिंग डालोगे, वर्क एंड एनर्जी। फर्स्ट टॉपिक वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, उसका फॉर्मूला लिखोगे W इक्वल्स टू Fs। समझ में आया? और F के आगे नीचे एरो डाल के आप लिखोगे F इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड एंड S इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना आप लिखोगे ताकि आपको ये चीजें याद होती जाए, वरना अगर आप ऐसे सुनोगे तो आप सब भूल जाओगे। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको करना क्या, एक बार क्या पढ़ने का तरीका आप सीखो, कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है? So what you will do? You will just do आप एक रिविजन डाल के, रिविजन चैप्टर 11 टॉपिक्स, ठीक है, you will write topics. The first topic you have learned in this chapter was work, or simply work done by a constant force. सबसे पहले आप एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन कब बोला जाएगा? वर्क डन इज डिफाइंड एज व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जैसे भी आपकी लैंग्वेज में लिख पाओ, एंड देन यू विल राइट W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। इसको आपको अच्छे से समझना है एंड लर्न करना है। दिस इज व्हाट, दिस इज F इज फॉर फोर्स, S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट नॉट स्पीड। यहाँ पे S किस लिए है? डिस्प्लेसमेंट के लिए है। ठीक है, तो ये एक आपने फॉर्मूला अपनी एक व्हाइट पेज पे आपको ये लिखना है। दिस इज योर वर्क, दिस इज योर एक्टिविटी। ये जो क्लासरूम एक्टिविटी है और आपका जो SEA है, मतलब सब्जेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, साइंस में आपने आपको दे दिया है, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग कि आपको ऐसे करना है। समझ में आया? तो इससे आपको लर्न भी हो जाएगा अच्छे से, और आपके पास एक जगह शॉर्ट नोट रहेंगे कि आपका जब भी एग्जाम होता है आप उसे रिवाइज कर लो। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आपने पढ़ा वो था क्या? अच्छा, एक स्मॉल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे दोनों? सबने कर लिए? इसमें कोई डाउट किसी को, किसी क्वेश्चन में? आफ्टर दिस यू हैव स्टडीड अबाउट एनर्जी। अच्छा, व्हेन डू वी से वर्क, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? कब आप कहोगे वर्क इज डन? When there is some force applied and some displacement. Okay. Write an expression for work done when a force is acting on an
object in the direction of its displacement. तो आपको पता है W equals to force into displacement, F into S. पता है ना? After this, define 1 joule of work. 1 joule of work कब होगा? When you will say that the work done is 1 joule. और भी बच्चा और you stand up, Divyanshu. Divyanshu. Okay, Divyanshu, just tell me when you say that the work done is 1 joule. And when the force is 1 meter, No, no. One What is this? Newton. 1 newton, Yes. and the displacement is 1 meter. वेरी गुड. तो बिल्कुल सही है ये. बस जो स्लाइड कंफ्यूजन है ना वो भी नहीं होना चाहिए. ये आता है प्रैक्टिस से. ठीक है. तो when we call that work done is 1 joule, when 1 newton of force is applied on 1 newton of force is applied on a body and the body get displaced by 1 meter. क्योंकि 1 into 1 कितना होता है? 1. ठीक है. ये तो पता ही होगा. चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया था बुलक कार्ट वाला. Yes, ma'am. अच्छा, what is energy? Who will tell me what is energy? Just raise your hand. In physics, ये क्वेश्चन अभी आया भी था शायद आपका हाफ ईयरली एग्जाम में था. अभी CP2 में अभी आपका आया था ना. What do you understand by energy? Any object that has the capability to do this process. Very good. Girls on teams. Achitam Shukla, open your mic and speak. Sleeping up. Ashutosh. Lagnajita. Yes, Lagnajita. What do you understand by energy? No, not clear. Ashutosh, yes, speak. What do you understand by energy? Energy क्या होता है? फिजिक्स में आप एनर्जी किसको बोलते हो? स्वस्ति. Okay. What do you understand by energy, beta? Ma'am, energy is a part of the capacity to do work, and it is a unit is joules. Okay. So this question have came in exam also. Acha, Sonali Santosh Bhoj. Open your mic and just tell me how many kinds of different forms of energy that you have studied in this chapter. Sonali, open your mic. Ma'am, may I? Wait, Pragati. Shrini Pradhan. Shrini, open your mic. Yes, ma'am. Okay, the different types of energy you have studied in this chapter. Name them. Kinetic energy, potential energy. Yes. These are the two types of energy. These are the two types of mechanical energy. The other kind of energy are also present. I have told you in the example. अभी जो आपने question पढ़ा था, riding bicycle, yes, chemical energy, heat energy, muscular energy. There are so many various types of energy. Piyush, am I audible? Piyush Singh. Piyush. Vartika. Mommy left the meeting. Yes, ma'am. He has joined and then he left the meeting. Okay. चलो, अच्युतम शुक्ला, am I audible? मैं उसको कॉल करके Okay. Leave. Students here in class. Energy की ऐसा यूनिट? जूल. सबको पता है ना? वर्क की ऐसा यूनिट? वर्क की ऐसा यूनिट? न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर. Joules. जूल आप वर्क डन के लिए भी यूज करते हो. जूल आप एनर्जी के लिए भी यूज करते हो. पावर की यूनिट? वॉट. और अदर यूनिट्स ऑफ पावर? किलोवाट पर आवर. और जूल पर सेकेंड. Okay, so you have understood about various forms of energy. These are all written in your NCERT. You can see here. मैकेनिकल एनर्जी में आती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद आपने अदर फॉर्म्स क्या पढ़े थे? हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी. देयर आर सो मेनी वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट.
पर हमारे चैप्टर में वी हैव स्टडीड अबाउट क्लासिकल फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोग अभी मोशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें पढ़ना है कि जब बॉडी मूव कर रही है तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी और जब वो रेस्ट में होगी तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी। तो व्हेन इट इज मूविंग विच काइंड ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट? स्टैंड अप। Kinetic energy. लास्ट पॉइंट, हाँ आई फॉरगॉट योर नेम। Kinetic energy is Mayam? the energy which is influenced by the Please keep movement of quiet. an object. Practically quiet. Okay, class. I am asking here. Once I ask here, I'll just talk about you guys also, those who are present on teams. Yes. What do you understand by kinetic energy? हिंदी में बता दो। Anybody is moving तो फिर कल मैंने स्विफ्ट डिजायर का एग्जाम्पल दिया था तो उसमें हमने क्या बताया था? यस, Kinetic energy is the energy which is passed by motion of an object. which is possessed by Ma'am, what is the meaning of possess? possess मतलब होना, कंटेन करना, अपने पास रखना। possess करना मतलब कहते हैं कि ये मेरा possession है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी possess है वो कंटेन कर रहा है, उस एनर्जी को क्या बोलोगे आप? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? यस, दिस इज माय पोजीशन, दिस इज अंडर माय पोजीशन, ये मेरे अंडर है क्योंकि दिस इज माइन। अगर ये आपके पास हो तो ये आपका पोजीशन हो गया, ठीक है? यू possess this. Sit down, all of you. Okay, just tell me what do you understand by kinetic energy? यहाँ पे देखो दिया हुआ है, if you are having book you can underline. In short, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. When a body is moving and it is having or possessing some energy, तो उसी एनर्जी को आप क्या बोलोगे? You will call that energy as kinetic energy of the object. समझ में आया? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होगी? मैं आज तुम्हें याद करा देंगे चैप्टर में। बताओ जल्दी खड़े होके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? किसी भी तरह की एनर्जी होगी उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। किसी भी तरह का वर्क डन होगा यू विल ऑलवेज मेजर इन जूल। पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी? किलोवाट पर। हाँ तो बताओ, सोच के बताओ। पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट, काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट जूल्स। मैंने क्या बोला? सभी एनर्जी की एसआई यूनिट जूल। एनर्जी किसी भी काइंड की होगी, आप उसे किससे मेजर करोगे? जूल में। तो पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट जूल। वो बोला किलोवाट। सेट। और जो किलोवाट बना रहे हैं वो पावर है, एनर्जी नहीं है वो, ठीक है? सो इन शॉर्ट, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increases with its speed. अगर बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी तो क्या चीज इंक्रीज होगी? उसकी कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद आपने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, ये पूरा डेरिवेशन इसका फॉर्मूला का है। डेरिवेशन आपको आना चाहिए, डेरिवेशन ने पूरा कराया भी हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट। और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है। सो फाइनली यू गॉट द फॉर्मूला। आप बोले जैसे बोलेंगे काइनेटिक डेरिवेशन करो तो ऐसे सेम। हाँ, जो ड्रॉ कर दिया। Kinetic energy is equal to half mv square. ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत जरूरी आता है, पक्का आएगा ये। हाफ mv स्क्वायर, हाफ टाइम मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर आपको क्या दे देगा कि उस बॉडी के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया? के या फिर के मतलब कैपिटल के इंटू डॉट कैपिटल ई, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? हाफ mv स्क्वायर। And how kinetic energy is proportional to square of the velocity. Yes. From here only you can see that equal to अगर आप साइन हटाते हो and you are seeing the कि relationship between kinetic energy and velocity, तो आपको पता चलेगा कि kinetic energy जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? It is directly proportional to Velocity. yes. Square of velocity. From here you can see that kinetic energy which is represented by Ek half mv square. अगर आपको सिर्फ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो you will see that this is equals to, this is directly proportional to this. Ma'am, we are not able to see the board.
Just wait for a while, beta. I am just showing you the board. Okay, just have patience. Now, can you see the board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So from here you can see that EK is directly proportional to V square. Clear? मतलब velocity अगर आपकी 2 है तो EK कितना होना चाहिए? किस proportion में बढ़ेगी? 4. अगर आपकी velocity 2 है तो आपकी kinetic energy कितने से increase हो जाएगी? 4 से. अगर आपकी velocity 4 है तो kinetic energy कितने टाइम्स increase हो जाएगा? 4 4 जा 16. मतलब अगर आप velocity मैम आपने स्क्वायर है हाँ स्क्वायर अगर जितना वेलोसिटी बढ़ाओगे उसका ही समझ लो 2 गुना आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. इसलिए कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या एनर्जी कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी बॉडी में? काइनेटिक एनर्जी. समझ में आया? वो भी डबल हो जाएगी, जस्ट डबल. अगर आपने जैसे आपकी वेलोसिटी 30 थी, आपने 30 का डबल 60 कर दिया तो आपने वेलोसिटी कितने से इंक्रीज की? 2 टाइम्स कर दी है. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पे? 4 टाइम्स. यदि 30 पे थी आप गाड़ी चला रहे थे, आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहे हो, ठीक है. अब आपने क्या किया? आपने अपनी स्पीड डबल कर दी. अभी आपकी बॉडी में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसे फाइंड आउट कर सकते हो सीधे फॉर्मूले में पुट करके. हाफ m इंटू v की वैल्यू कितनी की हुई है? 30. तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आपने अपने पास रख ली. नाउ व्हेन यू इंक्रीज डबल द वेलोसिटी, जैसे आपने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी और अभी 60 वेलोसिटी हो गई है. हाँ मैम इनिशियल वेलोसिटी निकाल के फाइनल वेलोसिटी निकाल हाँ यूज कर सकते हो. ये तो और So, अच्छा है. ma'am, If you we know can formula, know velocity V has square increased 2 is times, so energy will be increased by 4 times. हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको रिलेशनशिप समझना चाहिए कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज कर रही है, अगर आपकी 2 टाइम्स बढ़ रही है वेलोसिटी तो 4 टाइम्स आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है v स्क्वायर के. तो वेलोसिटी का जो भी नंबर होगा उसका डबल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. Why? ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट. उसके बाद आपके यहाँ न्यूमेरिकल्स है. आपने सभी न्यूमेरिकल्स करे? किसी ने नहीं करे? आप लोग सब कॉपी में जितने एग्जाम्पल्स Yes, सॉल्व ma'am. एग्जाम्पल्स Yeah. हैं, ओके ऑल सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग क्लास कॉपी में अपना करोगे. यू विल ओपन योर कॉपीज एंड आई विल सी. ठीक है, सब लोग करके लाओगे. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जैन में. तो जनवरी में 10 डेज आर मोर देन इनफ. 10 दिन बहुत ज्यादा होते हैं आपके पास. आप 10 दिन आराम से बैठ के करो सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से ही आएगा. आप सिर्फ हाँ बस इसी चैप्टर से पहले फिलहाल सिर्फ इसी चैप्टर से वर्क एंड एनर्जी पूरा फुल अप करोगे. उसके बाद कम टू द नेक्स्ट एनर्जी व्हिच यू हैव स्टडीड. अच्छा ये क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे. Yes, ma'am. These index questions we have done. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट एनर्जी. कौन सी एनर्जी है नेक्स्ट? Potential Maya, energy. stand up. What is the SI unit of potential energy? Joules. Good, very good. Clap for him, everyone. समझ में आ गया? What is the SI unit of work done? Joule. Joule. Is it sure? Is he right or not? Yes, ma'am. He is right. वर्क डन और एनर्जी की यूनिट आप लोग जूल ही तो लेते हो, बट आप वर्क डन को किसमें निकाल सकते हो? न्यूटन मीटर में. समझ में आ गया? सो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में क्यों होती है? आई हैव टोल्ड यू. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी करो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position. वो अभी किस पोजीशन पे है उसमें जो एनर्जी होगी वो किससे डिपेंड करेगी? पोजीशन के ऊपर. जैसे अभी आपने पढ़ा था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट पे ले जा रहे हो, यानी उसकी आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, या जब आप स्टेप चढ़ रहे थे, याद है अभी क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में यू आर हैविंग स्टेयर्स, तो आप एक एक स्टेयर चढ़ रहे हो तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो. वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर चेंजिंग पोजीशन. तो पोजीशन की वर्च्यू में जो मतलब किसी बॉडी में अगर वो पोजीशन चेंज करती है और एक जगह से जाने पे उसके अंदर जो एनर्जी पोजेस होती है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? आफ्टर दिस Ma'am, can we say that if work done is done on an object and the object does not move, Yes. then it gains potential energy? यस करेक्ट है.
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स से वर्क डन मतलब नहीं हो रहा है, बट मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बट दैट वर्क इज सेव इन द बॉडी। वो वर्क जा कहाँ रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर सेव हो रहा है, कि आप तो भी एनर्जी खर्च कर रहे हो, तो जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट किसमें हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी बॉडी में। अगर यही बॉडी मूव करने लग जाती तो आपकी मस्कुलर एनर्जी किसमें चेंज हो जाती, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसको पुश करूं तो आई एम अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स, ठीक है, आई एम अप्लाइंग मस्कुलर एनर्जी टू दिस टेबल, बट दिस टेबल इज नॉट मूविंग। तो अभी जो मेरी एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये रेस्ट में है, इसने अपनी पोजीशन चेंज करी क्या, नहीं। अगर मैं इसको मूव कर दूं, अगर मैं इसको मूव करने लग जाऊं तो मेरी मस्कुलर एनर्जी किसमें चेंज होने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। जब समझ में, काइनेटिक जब रेस्ट में बट अगर वो मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा वो रेस्ट में है, मेरी एनर्जी तो वेस्ट हुई नहीं है, मैं फोर्स मैम जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अब इसके अंदर स्टोर हो गई है, ठीक है, इसके अंदर स्टोर होती गई, स्टोर होती गई। फिर जब अगर मतलब मान लो इसको आप मूव करोगे और जब ये मूव हो जाएगी तो ओवरफ्लो नहीं होती, वो सेव होती जा रही है इसके अंदर, ठीक है। और जैसे आप इसे मूव करोगे तो इसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है काम करने की। अगर ये जब किसी धक्का लगाएगा तो जो इसके अंदर एनर्जी सारी सेव थी वो सारी की सारी यूज हो जाएगी। और वैसे यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी लग रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन, जितनी एनर्जी मैं इसको लगा रही हूँ उतना ही वो मुझे लगा रहा है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझो, अगर पोजीशन चेंज हो रही है, एक पोजीशन से आप दूसरी पोजीशन पे जा रहे हो या किसी सर्टेन पोजीशन पे कोई अगर आप एनर्जी निकालते हो किसी बॉडी के अंदर, तो वो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी मूव करी तो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल से कैसे समझो। तो उसके बाद आपको फॉर्मूला मिलता है किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कि अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन पोजीशन पे या हाइट पे लेके जाते हो तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh। वो कैसे आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपने इसका डेरिवेशन पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से इसका फॉर्मूला आता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जितनी हाइट इसने यहाँ से ऊपर गया वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो आप s की जगह पे क्या रखोगे, h। और फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा बॉडी का वेट, क्योंकि आप उस वेट को ऊपर लेके जा रहे हो तो हाँ उसी उतना ही ऑपोजिट फोर्स नीचे लगा रहा होगा ग्रेविटेशन आपके ऊपर, ग्रेविटी आपके ऊपर, तो वो उसकी इक्वल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वेट के बराबर। तो वो कितनी हो जाएगी, m इंटू जी। पुरानी वीडियोस देखो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग सारे डब्बे गोल हैं, आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। बेटा है अभी मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क होता है। काइनेटिक एनर्जी, बॉडी अगर मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। एंड व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट और द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में अगर बॉडी है तो उस पोजीशन में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर मोशन में कोई बॉडी मोशन में है तो वो जो एनर्जी पोजेस कर रही है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बस क्योंकि आपने मोशन में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती है, या तो वो मोशन में होगा या फिर वो रेस्ट में होगा। जब मोशन में होगा तो उसके अंदर एक टाइप की एनर्जी होती है, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, और जब वो रेस्ट में होगा तो उसके अंदर दूसरी टाइप की एनर्जी होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है यही वर्क डन बॉडी में किस तरह सेव हो जाएगा, एज एन एनर्जी। वर्क डन और एनर्जी इक्वल होते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के अंदर जो जितना वो वर्क डन कर सकती थी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू EP m इंटू जी इंटू एच। ये सारे फॉर्मूले व्हाइट पेज पे लिखोगे, लर्न करोगे और उनका मतलब जानोगे, ठीक है। अभी कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 3 वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, मैम ये बोला आप लगे ये भी लिखना है, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डेरिवेशन आप क्लास कॉपी में कर चुके हो, इसको आपको प्रैक्टिस करना है रफ कॉपी में, लेकिन उस व्हाइट पेज पे आपको सिर्फ ये 4 या 5 हाँ ओनली 4 फॉर्मूले, और उस फॉर्मूले में कौन से सिंबल का मतलब क्या है, ताकि यही ना कंफ्यूज हो कि इसका मतलब क्या था, समझ गए। और उनकी यूनिट्स कि इसको इसमें मेजर करते हैं, इसको इसमें मेजर करते हैं, समझ गए। इसी में आपके 10 मार्क्स पक्के हैं अगर आप इतना कर लोगे। नाउ ये न्यूमेरिकल्स आपने किए। उसके बाद आपने यहाँ पे पढ़ा आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, क्या डिफरेंट टाइप की एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं, yes or no? Yes, you have studied that yes, one kind of form of energy convert into the other. तो उसके बाद हमें एक लॉ मिलता है which is known as law of conservation of energy.
जैसे आपने वेरियस अदर लॉस पढ़े थे, ऐसे ये भी एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट डज दिस लॉ सेट? ये लॉ क्या कहता है? अब तुम नहीं, वेट, यस यू स्टैंड अप। व्हाट डज दिस लॉ सेट? कुछ तो बताओ। एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है? Ma'am, may I? No. Okay, we do. Yes. Yes. When energy can either be created or be destroyed, it can only come out from one energy to another. Yes, very good. So what we have understood under this law कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है. It only change हो सकती है. Yes, it only changes from one form to the other. सन जो है वो आपसे इतना दूर में जल रहा है, ठीक है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी आप तक कैसे पहुंच रही है? लाइट एनर्जी, लाइट ठीक है, एनर्जी. और उस लाइट एनर्जी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी प्लांट जो है वो ग्रो हो रहे हैं, वो उसको चेंज कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में। अगेन उन फूड को आप खाते हो, उन प्लांट्स को आप खाते हो, वो केमिकल एनर्जी आप कैसे चेंज करते हो? मस्कुलर एनर्जी में। प्लांट्स, अरे सब्जियां खाते हो, सब्जी खाते प्लांट्स, प्लांट में तो प्लांट से सब्जी मिलती है. fruits खाते हो, all these are coming from where? These all are, sit down, these all are coming from plants. आप सोचो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है सब. जैसे आपने बताया था, आप इसको धक्का लगा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, आप जब हट गई तो उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो कहाँ गई? वो सीधा स्टोर रहेगी वो जब इसके तक अंदर ये store रहेगा. नेक्स्ट वर्क नहीं करता है तब तक. और ये जिसकी एनर्जी है ना, वो ये भी यूज कर रहा है मुझे, मेरे को अपोज करने के लिए. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. Yes, ma'am. जब मैं इस पे एनर्जी अप्लाई करूँ तो उसके तो ऊपर जो भी ऑलरेडी एनर्जी है वो मुझ पे अप्लाई कर रहा है. समझ रहे हो? जब मेरी एनर्जी इसके ऊपर से ज्यादा हो जाएगा, मतलब मेरा फोर्स इससे ज्यादा होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगा, तब ये मूव करेगा. अभी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये मुझे बैकआउट कर रहा है और मेरा मूव नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस मैटर, जिस पोजिशन की वजह से, इस मैटर की वजह से इसमें स्टोर्ड है. ठीक है, तो अब समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन? आप लोग को समझ में आया कि सन जो है, सन में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं हीलियम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वो पूरा बर्न हो रहा है, तो उसकी केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है हीट एनर्जी में, और वो हीट एनर्जी अर्थ तक कैसे आ रही है? लाइट एनर्जी के फॉर्म में. और वही लाइट एनर्जी में जो वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनसे फूड, जो आपका मतलब जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो फूड बनाते हैं, और वो फूड आप खाते हो, उसको यूज करके आप मस्कुलर एनर्जी यूज करते हो, मस्कुलर एनर्जी से आप मूव करते हो तो काइनेटिक एनर्जी, अगर आप बैठ रहे हो पोटेंशियल एनर्जी. तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, बट दिस एनर्जी इज नीदर बीइंग क्रिएटेड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड, बट इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म. दिस इज व्हाट? यस मैम, हीट एनर्जी भी तो आती हुई तभी. हाँ, हीट एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग, लेकिन इतनी अमाउंट में हीट एनर्जी नहीं आ रही जितनी अमाउंट में लाइट एनर्जी आ पा रही है. समझ रहे हो? क्योंकि एक जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है एज वेल एज लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है. ओके, आफ्टर दिस वी हैव अंडरस्टूड अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. उसके बाद आपने लास्ट टॉपिक यहाँ पढ़ा, वो क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क. मतलब आप वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे करते हो, उसको किस में मेजर करेंगे हम? एक नई क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी को नाम देंगे पावर. क्या बोलेंगे? पावर. सो पावर इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. अगर आपको एवरेज पावर निकालना है तो एवरेज पावर का क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन. और अगर सिंपली पर्टिकुलर पॉइंट पे पावर निकालनी है तो वर्क डन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपॉन उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या टाइम था. ठीक है, सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर पावर. पावर कैसा यूनिट? वॉट. पावर कैसा यूनिट? वॉट. कमर्शियल यूनिट? किलोवाट पर आवर. किलोवाट पर आवर. ठीक है, ये समझ में आ गया? सो दिस वाज द कमर्शियल यूनिट पार्ट. नाउ 1 किलोवाट पर आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट इनटू 1 आवर. इसको सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ जूल्स तो कितना आ जाता है? अभी क्वेश्चन आपने किया था. So 3.6 into 10 to the power 6 joules. This is the value of 1 kilowatt hour की. ठीक है,
तो द एनर्जी यूज्ड इन हाउसहोल्ड्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसकी यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? किलोवाट आवर, किलोवाट इंटू आवर। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? एक सेकेंड, आई एम सेइंग, आपको पता चल गया पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो आपको एक स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो घरों में एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उसकी यूनिट होती है किलोवाट इंटू आवर। इंटू आवर है, किलोवाट पर आवर किसकी यूनिट है? पावर की। पर किलोवाट इंटू आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। कैसे निकाला? पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? एनर्जी। आप ये लिख सकते हो, वर्क डन की जगह पे आप एनर्जी लिख सकते हो। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? इलेक्ट्रिकल। जो भी आपके घर पे एनर्जी आती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना। अब यहाँ पे आप एनर्जी को क्या लिख सकते हो? पावर इंटू टाइम लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर पावर? किलोवाट पर आवर। और टाइम की कुछ कट रहा है, कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? किलोवाट। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट किलोवाट इंटू आवर। समझ में आ रहा है? एनर्जी इसका मतलब किसमें लेंगे? किलोवाट इंटू आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट फॉर एनर्जी जो आपके घरों में या इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ठीक है, चलो अब यू ऑल हैव टू डू दिस चैप्टर फुली इन योर क्लास कॉपीज। एंड जो वर्क दिया है A4 शीट में सबके फॉर्मुलेज और उनके मीनिंग्स, फॉर्मूले में जो जो टर्म्स यूज हुए हैं उसका पूरा आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है।